जब आप कुत्ता बिलाई सबका जनगणना करा रहे हैं, किनके पास मोटर गाड़ी है, किनके पास गाड़ी नहीं है, किनके पास कितने बच्चे हैं, तो फिर आप जातीय जनगणना कराने में आपको क्या अर्थ है? पता तो चले कि किस जाति बिरादरी के लोग कितने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता और राजद के छात्र राजद के प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार जी पधारे हुए हैं। रमेश गुप्ता जी, आपसे पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन कर ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दी गई है, इससे क्या लाभ होगा? ओबीसी के जो संशोधित करके जो ओबीसी सूची जो बनाने की जो बात चल रही है, ये तो पहले से था, पिछड़ा अति पिछड़ा और ये सब पहले से होते आया है। लेकिन हम लोगों का मेन मांग है कि भाई जाति जनगणना कराइए। ये जाति जनगणना की जो आवाज़ जो उठ रही है बिहार से जोरदार ढंग से उठाया जा रहा है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने उठाया है। उसी सब बातों को दबाने के लिए ओबीसी की सूची जारी करने का इन्होंने बिहार या दूसरे प्रदेशों को देने का काम किया। लेकिन ये हो रहा है, हो ओबीसी की सूची जारी हो, इसके विरोध में हम लोग नहीं है, ये भी हो, लेकिन जातीय जनगणना कराया जाए इसके हम लोग पक्षधर हैं। हमारी पार्टी या यहाँ जो जेडीयू पार्टी है ये भी चाहती है कि हो, लेकिन जातीय जनगणना हो जाए उसको दबाने के लिए ऐसा केंद्र सरकार कर रही है। जातिगत आधारित जनगणना केंद्र सरकार क्यों नहीं करवाना चाहिए, इसके वजह क्या है? इसके वजह क्या है सो तो केंद्र सरकार के लोग जाने कि वो क्या है उनका, वो जानेंगे। लेकिन जातीय जनगणना होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना इसलिए होना चाहिए कि वो अंग्रेज के शासनकाल में 1921 में जातीय जनगणना हुआ था और उसके आधार पर आज तक जिस जाति को जो प्रावधान है, जो सुख सुविधा मिलना है केंद्र या स्टेट के द्वारा जो मिलना है, उसी का आकलन करके आप देते हैं। तो पुनः फ्रेश कराने में आपको क्या जाता है? जब जातीय के आधार पर सब कुछ होना है, जो ओबीसी है या बीसी है, ईबीसी है, जो भी लोग हैं उनको उसी आधार पर आप माने उसको सुविधा देना चाहते हैं या उनके लिए उसी हिसाब से आप राशि केंद्र से भेजते हैं। तो हम लोगों का मांग यही है कि ये पता तो चले कि किस जाति के लोग कितना है। जब आप कुत्ता बिलाई सबका जनगणना करा रहे हैं, किनके पास मोटर गाड़ी है, किनके पास गाड़ी नहीं है, किनके पास कितने बच्चे हैं, तो फिर आप जातीय जनगणना कराने में आपको क्या अर्थ है? पता तो चले कि किस जाति बिरादरी के लोग कितने हैं और कितने लोग हैं जो खाना बदोश हैं। किस जाति का जितनी संख्या होगी उस हिसाब से पता चलेगा कि भाई उनको रहन सहन, खाने पीने, ये सब की चीजें को परेशानी हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना करने के बाद तब उनको जो सुविधा दिया जाता है सुविधा दिया जाए। लेकिन आज क्या है, पहले हम लोग के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जिसकी जितनी आबादी, माने जिस जाति की जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको सुविधा देने का काम करिए। तो ये केंद्र सरकार बरगलाकर हम लोगों को, यहाँ की भोली भाली जनता को बरगलाकर सत्ता में बैठ गई। ये राम मंदिर का झांसा दे के सत्ता में बैठ गई, काम करना चाहती नहीं है। चाहे वो पेट्रोल डीजल का मामला हो, महंगाई का, चाहे जो भी मुद्दा हो, उस सबको दबा के लोगों को बरगला के सत्ता में कैसे हम काबिज रहे हैं उस पर काम करना चाहती है। इसीलिए जाति आधारित जनगणना कराना नहीं चाह रही है। लेकिन हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी ने जब मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी से मिलने का काम किया कि भाई जातीय जनगणना आप भी बोले हैं कि हम कराना चाहते हैं, हम उसके पक्षधर हैं, तो आप उसके एक हिस्सेदार हैं। आप सत्ता में हैं तो बीजेपी और आप दोनों मिलके गठबंधन करके सत्ता में हैं, तो आप अपने जो अलायंस पार्टी उसको बोलिए, आप उसको जातीय जनगणना लागू कराइए जो 21 में होने वाला है। तो ये चिट्ठी भेज रहे हैं, इनका चिट्ठी का पहुंच का पत्र आ रहा है, लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री या यहाँ के जो नेता मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री जी से, अभी तक इनके पास कोई समय आया नहीं है कि किस समय आपसे मुलाकात किया जाएगा। तो ये लोग बरगलाना चाहते हैं। अमरेंद्र जी, जातिगत आधारित जनगणना पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST वर्ग करते हैं, लेकिन अग्रा वर्ग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अग्रे वर्ग के लोग इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वो जानते हैं
कि अभी जो संस्थानों में, जो सरकारी संस्थानों में जो है किस वर्ग के लोग सबसे अधिक हैं, तो ये छीन जाएगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जातीय जनगणना नहीं हो, ताकि पिछड़ा वर्ग अधिक से अधिक बीडीओ, सीईओ, कलेक्टर तथा वाइस चांसलर तथा विभिन्न पदों पर चले जाएंगे। यही डर उनको सता रहा है। इसी डर के कारण वो चाहते हैं कि ये जातीय जनगणना नहीं हो। जातिगत आधारित जनगणना हो जाने से पिछड़ा अति पिछड़ा वर्गों को कितना लाभ होगा? ये जातीय जनगणना कराने से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को ये लाभ मिलेगा कि उनके आबादी के अनुसार ये पता चल जाएगा कि हमारे आबादी कितनी है और कितनी संवैधानिक संस्थानों पर हमारा अधिकार है और कितना हम लोग काम कर रहे हैं संवैधानिक संस्थानों में, कितना हम लोगों का आदमी जो है बीडीओ है, सीईओ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वाइस चांसलर है तथा विभिन्न पदों पर है। सर, आपसे रमेश गुप्ता जी, आपसे सवाल है। विपक्षियों का मानना है कि राजद की पार्टी कुछ जात तक सिमट कर रह गई है, परिवारवाद तक सिमट कर रह गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत दुष्प्रचार है। हमारी पार्टी एक जेड की पार्टी है। आज अभी जो 75 एमएलए हमारे हैं, उनकी जनसंख्या से समझ जा सकते हैं कि हमारी पार्टी में चाहे वो ब्राह्मण बिरादरी के लोग, चाहे बुनिया बिरादरी के लोग या हर जाति बिरादरी के लोग हमारे एमएलए हैं। तमाम लोगों को टिकट देने का काम किया गया है। ये हम लोग को विरोधी लोग, जो हमारे विरोधी हैं, सत्ता में बैठे हैं, हम लोग को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात बोला करते हैं। आज देखिए, जिला पार्टी, हमारा जो जिला पार्टी है, आज जिला पार्टी में रमेश गुप्ता जैसे लोग अध्यक्ष हैं कि नहीं है? रमेश गुप्ता जैसे अध्यक्ष हैं। कहाँ एमओआई की बात यहाँ हो रही है? यहाँ वैश्य बिरादरी के लोग भी अध्यक्ष हैं, बगल में कुशवाहा बिरादरी के अध्यक्ष हैं, तो कहीं दुनिया बिरादरी के लोग भी अध्यक्ष हैं। तो हम समझते हैं देश और दुनिया में ये पहली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जो दल के अंदर भी आरक्षण लागू करने का काम किया कि भाई हमारे पार्टी में भी आरक्षण के आधार पर हम इसको जिलाध्यक्ष चाहे प्रखंड अध्यक्ष हम बनाने का काम करेंगे। ऐसे और दूसरी पार्टियां क्यों नहीं करती है? दूसरी पार्टियां भी तो ऐसा करे, लेकिन हम लोग को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और जो ये हम लोगों को जो बदनाम किया जा रहा है, वो लोग अपने वोटर को खुश करने के लिए, आज देखिए नीतीश कुमार जी तो सिर्फ नालंदा में ही सिमट के रह गए थे, लेकिन पहली बार हम लोगों के हल्ला करने से, हम लोग राजद पार्टी के लोगों ने जो हल्ला किया कि एक समुदाय के मुख्यमंत्री और दूसरे समुदाय के वहां इस्पात मंत्री बन गए, तो जाके इनको मजबूरन बदलना पड़ा है। और नहीं तो ये लोग तो एकदम एक जाति में सिमट के रह गए थे और हम लोग को बदनाम करने की बात की जाती है। हम हमारे पार्टी में तमाम जाति बिरादरी के लोग हैं, या चाहे ऊंची बिरादरी के लोग हों या अनुसूचित बिरादरी के हों या जनरल ओबीसी बैकवर्ड हो। हम समझते हैं कि ए टू जेड की पार्टी अभी दूसरी कोई पार्टी नहीं है, राजद ही है जो ए टू जेड की पार्टी है। अमरिंदर जी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। इस पर आप क्या चाहेंगे? केंद्र सरकार इस महंगाई को रोकने में क्या सक्षम है या विफल है? आपको तो देखने से ही पता चल जाता होगा कि केंद्र सरकार ये विफल है, क्योंकि आज जो 105 से लेकर के 108 रुपये तक ये पेट्रोल मिलती है, 100 रुपये पार कर गई डीजल और 1000 रुपये के करीब पहुंच गई गैस सिलेंडर। इसके कारण ये किरोसिन तेल का भी रेट बढ़ गया। उसके बाद जो खाने पीने का जो सामग्री होती है उसका भी रेट बढ़ गया और इतनी महंगाई चरम सीमा पर हो गई कि जीना बेहाल हो गया है आम लोगों का। सर, रमेश गुप्ता जी, आपसे सवाल है कि बिहार में शराब पर रोक है, लेकिन अभी शराब जो है खुलेआम मिल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जिस चीजों का रोक करने का काम किया, उल्टे उसका बिक्री ज्यादा हो गया है। ये बालूबंदी की है, इनका फेल कर गया। शराबबंदी इनका फेल है और दहेज प्रथा वाला इन्होंने कहा ये भी फेल है। आप ही बताइए ना, कहीं जाइए बगैर शादी में दिन लेन का शादी हो रहा है क्या? आज शराबबंदी की जो ये ढोंग रचा रहे हैं, तमाम पुलिस प्रशासन को उसी में लगाए रहते हैं, लेकिन आए दिन तमाम जगहों से ट्रक या पिकअप वैन या जो भी बच्चे बेरोजगार हैं उन लोग को शराब में लगाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। अगर एक शराबबंदी को देखा जाए तो नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। इस शराबबंदी इनका पूरी तरह से फेल है। आज जो भी गरीब लोग हैं, जो
जो खाना बदोश लोग हैं आज लाखों लाख की संख्या में जेल में बंद है। किस बात के लिए भाई? तो एक चुक्कर दारू ले लिया। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, एक ट्रक उनका पकड़ाता है, 3 ट्रक उनका पास हो जाता है। एक लोग पास करा रहे हैं। मद्य निषेध विभाग है, इनका मद्य निषेध विभाग कहाँ है? मद्य निषेध विभाग आराम कर रहा है। और यहाँ के एसएसपी चाहे दरोगा हो या एसपी डीएसपी हो, तमाम लोग दारू बिचवाने में या दारू माफिया को पकड़ने में लगे हैं। लेकिन इनका मद्य निषेध विभाग कहाँ है? इसलिए ये दारू में तो कम्प्लीटली ये सरकार फेल है। और रहा पेट्रोल और डीजल की बात जो आप बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल में आप देखिए, पहले की सरकार जब यूपीए 1 की और 2 की सरकार थी, 1 रुपये अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो यही राजनाथ सिंह और उनके केंद्र में बैठे मंत्री, चाहे ये जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अभी प्रधानमंत्री है, वहां जाके धरना और प्रदर्शन करने का काम करते थे। लेकिन आपको एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस समय $147 प्रति बैरल कच्चा तेल का दाम था। तो यूपीए 1 में इसको 71 रुपये और 67 रुपये पेट्रोल बेचा जाता था, जबकि उस समय उसका दाम ही इतना पड़ता था, लागत पड़ता ही था उतना। लेकिन आज क्या है? आज कभी 67, कभी 70, कभी 71 और आज 65 रुपये विदेशी मार्केट में $65 प्रति बैरल दाम है। और हम खरीद कितना में रहे? 108 में। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों कमाने पर लगी हुई है। एक पेट्रोल अगर उसका सही लागत मूल्य देखा जाए तो 30 रुपये से 28 रुपये पेट्रोल का दाम पड़ता है मार्केट में, और उसको ये लोग बेच रहा है 108 रुपये। ये सरासर अन्याय हो रहा है। टोटल भी महंगाई के लिए जो भी केंद्र में जो भी संस्था है, सबको बेचने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसलिए हम लोग को राम मंदिर और मस्जिद में फंसा के, लोगों को बरगला के और ये महंगाई को दबाना चाहता है ये केंद्र सरकार। तो ये अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लोग भी इस बात को अब समझ रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे खाद्य तेल हो या मतलब वो पेट्रोल डीजल का मामला हो, तमाम जिधर जाइए हर चीज में महंगाई है। और किसान जो है उसका जो लागत है उसका दुगुना मूल्य कहते हैं कि हम बढ़ा देंगे, दुगुना मूल्य उनको तो मिल नहीं रहा है। उसका लागत है वो भी उसको नहीं मिल रहा है। आज कहीं किसान दह गया खेत उसमें परेशान है, कहीं सूख गया उससे परेशान है। माने किसान तबाह है। किसान लोग वहाँ धरना प्रदर्शन पर लगे हैं कि जो 3 गो काला कानून बनाया है उसको हटाइए। लेकिन केंद्र सरकार मंदिर मस्जिद में हम लोग को लिहाकर रखना चाहती है और सरकार में बने रहना चाहती है। तो ये ज्यादा दिन तक अब चलने वाला नहीं है। जनता जाग गई है, जनता ये सब समझ रही है। और तमाम पार्टी, विरोधी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तमाम विरोधी पार्टी को एकजुट करने में लगे हैं। एकजुट होगा। आने वाले दिनों में हमको लगता है यूपी जैसे बंगाल में इन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने का काम किया और दीदी ओ दीदी नारा लगाने का काम किया, मजाक करने का काम किया, तो वहाँ की जनता ने इनको बता देने का काम किया। पहले से भी ज्यादा वोट और मेजोरिटी से ममता दीदी की सरकार बनी है। उसी तरह से आज यूपी का जब चुनाव होगा तो आप देख लीजिएगा, यूपी में विरोधी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, तब इनको लगेगा कि केंद्र से कैसे जाएंगे, उसकी व्यवस्था हो रही है। अमरिंदर जी, विरोधियों ने राजद के शासनकाल को जंगल राज कह रखा है, ठीक, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है लूट खसोट, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले सरकार की तुलना में अभी क्या है? पिछले सरकार की तुलना में तो 30% कमीशन नहीं लगती थी। पिछले सरकार की तुलना में तो पिछले सरकार में तो कमीशन नहीं देना पड़ता था, थाना पर जाने पर कमीशन नहीं देना पड़ता था FIR करने में। अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उसमें आप थाना पर जाइएगा तो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आपको 1000 से लेकर के 5000 10,000 तक देना पड़ेगा। उसके बाद फिर केस में आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें भी लाख रुपया देना पड़ता है। इसके अलावा भी कई तरह के जो काम होते हैं, योजनाएं जो होती हैं, उस योजनाएं में लूट खसोट मची हुई है। तो देखने से ही पता चलता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और दिन रात जो लूट हत्या बलात्कार तो होते ही रहता है। प्रत्येक दिन 5 से 7 मर्डर तो हो ही जाते हैं बिहार में। तो देखने से ही पता चलता है कि पिछले सरकार की तुलना में कई गुना यहाँ पर अपराध बढ़ गया है। रमेश सर, आपसे अंतिम सवाल, यूपीए सरकार और NDA सरकार में
कार्य प्रणाली में आपको क्या अंतर लगा? सारा अंतर है। आने वाले दिनों में अगर दूसरे किसी की सरकार बनेगी तो उसको सरकार चलाना मुश्किल होगा। सारा जो पहले का जो ढांचा था, व्यवस्था था, सारी व्यवस्था को चकनाचूर ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया है। और जंगल राज की बात जो आप बताए हैं, जंगल राज आज नीतीश कुमार जी को चाहे केंद्र की सरकार को कनेक्टी देने का काम सुप्रीम कोर्ट माने हाई कोर्ट ये सब लोग कर रहा है।